Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Teaching Jobs Express. My dear friends, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आज सोल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे HTET PGT कॉमर्स पेपर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 2018 में हुआ था। जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है, चाहे यूपी TGT PGT 2020 हो या फिर HTET का हो या फिर DSSB PGT कॉमर्स का हो, जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है उनके अंदर ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, सो दैट हम इंश्योर कर सकें अपने अपकमिंग एग्जाम में सिलेक्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, बशर्ते आपका सब्जेक्ट कॉमर्स होना चाहिए, तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस पेपर को हम कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट दिस न्यू सेशन। Here the very first question, as you can see here, 91, what is the OTP in the credit card transaction? आपके पास जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन तो OTP नंबर आता है मोबाइल के ऊपर, तो वो क्या होता है? और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ओनर्स ट्रेडिंग पासकोड, ऑन टाइम पासवर्ड या फिर वन टाइम पिन कोड। तो माय डिफरेंस क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड होता है, सभी को पता होता है, जितने भी लोग ओटीपी करते हैं तो आपके मोबाइल में ये आता है 15 मिनट्स के लिए, क्या होता है? वैलिड होता है। सो माय डिफरेंस, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 92 हियर। पीरियड कॉस्ट मींस, पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे कोई मंथली हम पे कर रहे हैं या चाहे वीकली पे कर रहे हैं, जैसे कि हम रेंट पे करते हैं तो हमारा पीरियोडिक होता है, पर मंथ हम देते हैं, या सैलरी पे करते हैं तो पर मंथ होता है, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है, या फिर द कॉस्ट फोरगोन इन फेवर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जब हम एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को फोरगोन कर देते हैं, मतलब हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव थे या 5 ऑल्टरनेटिव थे, उनमें से एक को हमने चूज कर लिया, तो और जो अदर थे उनको हमने फोरगोन कर दिया, तो ये हमारी थर्ड इसका ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट इज 94, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी मोटिवेशन की, वो किसने प्रोपाउंड की, मतलब ये किसने दिया? तो क्या ये पोर्टर ने दी थी, मैकग्रेगर ने दी थी, व्रूम ने दी थी, या फिर स्टेसी ने दी थी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? विक्टर व्रूम ने दी थी। चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं। इसके अंदर 3 फैक्टर्स थे इसके, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और बैलेंस। व्रूम ने बताया था कि कोई भी कोई भी एम्प्लॉय होता है वो किस बेस पे काम करता है, वो उसके जितना वो जो मतलब वो उसके ऊपर काम करता है, जितना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लाइक आप टीचर बनना चाहते हो तो आप उतनी ही मेहनत करोगे जितना आपको एक्सपेक्टेंसी है कि आप टीचर बनोगे, आपकी क्या एक्सपेक्टेंसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने मोटिवेट रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाते हो। भाई आपको बिलीव है कि इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या है इसके अंदर, आपके अंदर बिलीव है कि जो आप परफॉर्मेंस करो, जो भी परफॉर्मेंस दोगे आप, उसका कोई रिजल्ट निकलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, आप यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हो, तो आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको एक रिवॉर्ड चाहिए, और उस रिवॉर्ड की इच्छा की वजह से ही आप क्या करते हो? मेहनत करते हो, मोटिवेट रहते हो, उस काम को ज्यादा से ज्यादा और मोटिवेशन के साथ काम करते हो उसके ऊपर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, just hold on now, yeah, 95, the budget that is prepared first of all is। जो हम बजट सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा होता है? क्या वो कैश होता है, मास्टर होता है, बजट फॉर द की फैक्टर्स होते हैं, एक्सपेंडिचर फैक्टर होता है? तो माय डिफरेंस, राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? बजट फॉर द की फैक्टर्स। ये होता क्या है ये देख लेते हैं। ये जो की फैक्टर्स होते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, इनको हम कई नाम से जानते हैं। इन फैक्टर्स को लिमिटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, अलग नाम से आ सकता है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम कभी आपको प्रिंसिपल बजट फैक्टर भी मिल जाए। की फैक्टर
लिमिटिंग फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर्स, इन तीनों में से ही कोई भी एक हो सकता है इसका नाम, ठीक है। तो इन नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या होता है, इन एनी बिजनेस देयर आर ऑलवेज सम aspects which will stop it from the achieving its objective। सभी के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती है, जितनी बिजनेस होती है अपॉर्चुनिटीज भी होती है और थ्रेट भी होती है, कुछ वीकनेसेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। सब कुछ पॉजिटिव नहीं रहता, हर बिजनेस के साथ कुछ नेगेटिव भी रहता है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस अपने जो अचीवमेंट थी, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको अचीव नहीं करने में मतलब बाध्य होते हैं, मतलब मुश्किल पैदा करते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में जो मुश्किल पैदा करते हैं, है ना, तो वो कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो उनको ध्यान में रखकर ही एक बजट बनाया जाता है। तो किस तरह के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक ये एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, क्या है एग्जांपल, लाइक कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्शन, भाई हो सकता है आपकी कैपेसिटी बहुत कम हो, वो भी एक आपका लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, या स्किल्ड लेबर शॉर्टेज हो आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे अपना बजट। ये आपके लिमिटिंग फैक्टर्स है जिनको देखकर आप बजट बनाते हो अपना। शॉर्टेज होता स्पेस, मतलब सबसे पहले बजट बनाने से पहले इन फैक्टर्स को देखते हैं, अपने लिमिटिंग फैक्टर्स को देखते हैं। शॉर्टेज ऑफ फंड, इस तरह के आपके लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 96, अंडर विच सेक्शन मिनिमम Alternative tax was introduced by the Finance Act 1987। कहता कौन सा सेक्शन था जिसके अंदर हमारा जो मैट था, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इंट्रोड्यूस किया गया था। कब किया गया था, एक्ट 1987 में। कौन से सेक्शन पूछा, एक्ट दे रखा है आपको और नाम दे रखा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो एक्ट 1987 में कौन सा सेक्शन था, इसके अंडर इसको बताया गया, मेंशन किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ही है इसका, सेक्शन 115J ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये नो डाउट करने का, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसको एक बार देख लेते होता क्या है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स और मैट इज बेसिकली अ वे फॉर द कंपनीज टू पे अ मिनिमम टैक्स। मतलब कुछ जुगाड़ पाने करके, वो हर कोई कंपनी यही चाहता है कि कम से कम हम अपनी टैक्स पे करें, कि जितना हमारे पास प्रॉफिट आए वो बचा ही रहे। तो इसके लिए वो जुगाड़ करते हैं, सीए की हेल्प लेते हैं, कुछ और अदर सर्विसेज लेते हैं, चाहे वो डेप्ट लें या कुछ भी इस तरह से। तो क्या करते हैं, वो कुछ रास्ते निकालते हैं जिसकी वजह से वो मिनिमम टैक्स पे करें, विच इज करंटली स्टैंड्स एट 18.5%। जो करंटली इसका रेट कितना चल रहा है, 18.5%। कंपनीज इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर सेक्टर्स आर एग्जेम्प्ट फॉर पेइंग मैट। और कह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन एग्जेम्प्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज होती हैं और साथ में पावर सेक्टर्स की जो कंपनीज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, कि वो पे नहीं करती है मैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 हियर, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट। जो हमारी प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सेलर। जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है प्योरली कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर लार्ज नंबर बायर एंड सेलर मिलते हैं, फ्यू सेलर नहीं होते हैं, फ्यू बायर्स भी नहीं होते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट ये भी नहीं होता, इसके अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होता है सभी का। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। नाउ 98, हु इज कंसिडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कंसिडर किया जाता है, तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, दैट इज सेकंड FW टेलर को। नाउ द नेक्स्ट इज 100, which among the following is an example of capital expenditure। इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कौन सा है, रेंट है, कमीशन है, फर्नीचर है या डिविडेंड है। तो ये आपका रेवेन्यू होता है, सॉरी ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिविडेंड भी आप देते हो अपने, ये भी आपके उसका पार्ट ऑफ बिजनेस है, कमीशन ये भी आप पे करते हो। तो ये फर्नीचर जो होता है ये आपकी एसेट है, इसके ये लॉन्ग टर्म असेट होती है आपके लिए। तो एक तरह से अगर आप फर्नीचर खरीदते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर वो गुड्स नहीं है तो। ओके, नाउ नेक्स्ट 101, which research include all type of research into human motive when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer's subconsciousness or hidden motivation। Okay, I'm repeating the question। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कौन सी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम किस पर रिसर्च करते हैं, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम ह्यूमन मोटिव्स पर रिसर्च करते हैं। क्यों करते हैं, कि हमें जानना है कि मतलब हम जो बेचना चाह रहे हैं
उनकी कॉन्शियसनेस को देखें और उनको एक तरह से उनको मोटिवेट करें अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ठीक है, कंपनी क्या चाहती है, उसका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो, तो उसके लिए वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, और उसके ऊपर वो मोटिवेट कैसे करे कंज्यूमर्स को, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करती है, और ये एक तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। तो इस रिसर्च को क्या कहते हैं, मोटिवेशनल रिसर्च। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्की ऑफ नीड। जो हमारी नीड ऑफ हिरार्की थी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी लड्डू क्वेश्चन है, किसने दिया था, हेनरी ने। इसमें तो कहीं नहीं, अच्छा फोर्थ इसमें हेनरी है नहीं, मे भी आगे हो। तो जो हमारी थे मास्लो, अच्छा ये यहां पर है, ओके सॉरी ये यहां पर है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स, ये किसने दिया था, मास्लो ने दिया था, एएच मास्लो ने। नाउ 103, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोदी-गिलियानी एंड मिलर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कहता है इनमें से कौन सा अजम्पशन, इनमें से 4 में से 3 अजम्पशंस तो मिलर एमएम थ्योरी में थे, लेकिन एक नहीं था, तो कौन सा अजम्पशन नहीं था। कैपिटल स्ट्रक्चर में मिलर, मोदी, गिलियन और मिलर ने एक थ्योरी दी थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये इररिलेवेंस थ्योरी मानी जाती है। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं हम कौन सी होती है, या फिर पहले मैं आंसर बता दूं। तो देखिए, होमोजेनियस एक्सपेक्टेशंस होता है, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस ये भी होता है, लेकिन इसमें इसने कहा था कि परफेक्ट मार्केट होती है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। नोट वाला पूछा है तो इसने परफेक्ट मार्केट दी थी, लेकिन यहाँ पर इम्परफेक्ट मार्केट दी है। और रैशनल इन्वेस्टर्स होता है कि सभी को अपने जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको नॉलेज है। तो एक बार देख लेते कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, एक फर्म की कंपोजिशन होती है किस किस की, इक्विटी की, प्रेफरेंस की और डेब्ट की। मतलब उसने कितने इसके अंदर ओनर की इक्विटी है, प्लस में उसने बाहर से कितना उठाया है, तो इस स्ट्रक्चर को बनाया जाता है कैपिटल, इसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी एक्सप्लेन द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल द कॉस्ट। किसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर और K0 के बीच में रिलेशनशिप बताता है। जो हमारा K होता है और K0 होता है, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब हमने जो बाहर से उठाया उसके कॉस्ट क्या पड़ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है, एक तो इनकम अप्रोच है, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, और एक मोदी गिलियानी है, और लास्ट हमारी क्या है, ट्रेडिशनल। ठीक है, अब बात करते हैं हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा है मोदी, गिलियन एंड मिलर का। इसके अलावा जो अदर 3 हैं इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट जिसमें कर रखे हैं उन सभी के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर करवाए हुए हैं। एमएम जो थ्योरी थी ये इररिलेवेंस थ्योरी थी। ओके, और ये कब दी गई थी, 1958 में दी गई थी। इसने कुछ अजम्पशन दिए थे एमएम थ्योरी में, मोदी गिलियानी ने। इसमें कह रहा है कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसने अजम्पशन लगाई थी, बैंकरप्सी नो कॉस्ट, फर्म इशू ओनली 2 टाइप ऑफ क्लेम, रिस्क फ्री डेब्ट एंड इक्विटी, 2 ही तरह के इसमें क्लेम हो सकते हैं। फर्म एंड इंडिविजुअल्स हैव सेम इंफॉर्मेशन, मतलब रैशनल होंगे यहाँ पे इन्वेस्टर, सभी को सब नॉलेज होती है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या होती है, कैपिटल मार्केट आर कंप्लीट होती है, कैपिटल मार्केट आर कॉम्पिटिटिव होती है यहाँ पर। ठीक है, मतलब बहुत सारे बायर भी मिलेंगे और सेलर भी मिलेंगे, और साथ में यहाँ कोई टैक्स नहीं है। इस तरह के अजम्पशन लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसको एमएफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104, अंकटाड स्टैंड्स फॉर। जो हमारा अंकटाड होता है ये 1964 में ये जनरल असेंबली का मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बताऊंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम होती है कॉमर्स के उनमें सभी में पूछा जाता है। नाउ 105, द डिफरेंस बिटवीन, किस किस के बीच में, कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर कॉमोडिटी एंड व्हाट ही एक्चुअली डू पे फॉर इट। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके बीच में डिफरेंस बताना है, किसमें, मतलब एक कंज्यूमर ने पे करना चाहता है और लेकिन एक्चुअल में वो कितना पे करता है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो क्या कंज्यूमर सरप्लस होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, यूटिलिटी कॉस्ट होती है, या फिर सप्लायर सरप्लस होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका, यूटिलिटी कॉस्ट, उसके बीच में यूटिलिटी
कॉस्ट आ जाती है, उस डिफरेंस को कहते हैं यूटिलिटी कॉस्ट। नाउ 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वुड नॉट कॉज ईदर एन अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ द ओवरहेड्स। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है और इसमें नोट पूछा है आपसे कि ना एक ऐसा कारण जो ना तो अंडर का है ना ही ओवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओवरहेड का है। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन क्या है? सेकंड। क्योंकि देखिए मैं थोड़ी सा जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि काफी क्वेश्चन है इसके अंदर और बहुत सारा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, काफी बड़ी वीडियो बनेगी। इतना करने के बावजूद भी काफी वीडियो बड़ी बनेगी हमारी। लेकिन जिसको एक्चुअल में, जो बच्चे सीरियस हैं, जो कैंडिडेट सीरियस हैं, वो डेफिनेटली स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपका टारगेट यही होना चाहिए, पॉज कीजिए वीडियो को और कंप्लीट जो क्वेश्चन होता है आपके सामने उसको रीड आउट कीजिए। कंप्लीट सिर्फ सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ में इसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की लैंग्वेज किसी एग्जाम में पूछी जाती है और आप अगर यहाँ पे होते, फेस कर रहे होते इस पेपर को, इस एग्जाम को, तो आप कौन से पे टिक करते, ये आपका आंसर क्या होता। ठीक है, तो इस तरह से आप एनालाइज कर पाएंगे। तो राइट ऑप्शन होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट लेबर बीइंग ग्रेटर देन बजट। ये नोट का है, ये कारण नहीं होगा। अब्जॉर्प्शन, कॉस्ट ओवरहेड का और अदर होंगे थ्री। तो इनको रीड कर लीजिएगा ये कौन कौन से थ्री रह गए हैं। नाउ 107 द बुक, एक बुक है इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप इज रिटन बाय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसने लिखी थी ये पूछ रहे हैं। हारोल्ड ने लिखी थी, ब्लैक एंड माउंटेन ने लिखी थी, या फिर पीटर एफ ड्रकर ने लिखी थी, या फिर नन ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन क्या थी, किसने लिखी थी? ये पीटर एफ ड्रकर ने बुक लिखी थी जिसका नाम था इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज a project is worthwhile or profitable if its net present value is। हम एक कैपिटल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला लगा के देखना चाह रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट को मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना हो तो कब देखेंगे? क्या वो जब हमारा एनपीवी लेस देन 0 हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर सेकंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, या फिर इक्वल टू 0। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? जब हमारा एनपीवी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड प्राइस ₹6 पर केजी, एक्चुअल प्राइस 6 पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 900, कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट एक बार इसको करके जरूर देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110 SDRs आर पॉपुलरली नोन एज। जो हमारे SDRs होते हैं, IMF का एक टर्म है IMF में SDR। तो ये क्या होते हैं? क्या ये करेंसी नोट्स हैं, पेपर गोल्ड है, सिल्वर कॉइन्स है या गोल्ड कॉइन है? तो माय फ्रेंड्स SDR क्या होते हैं? पेपर गोल्ड्स होते हैं। नाउ 111 विच वन इज कॉल्ड ब्रेटन वुड्स ट्विंस। जो हमारे ब्रेटन वुड्स ट्विन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिना विदाउट कंफ्यूजन मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे लेके चलूंगी। राइट ऑप्शन है थर्ड IMF और जो हमारा IBRD है। ये दोनों IBRD हमारा क्या है? WTO है, नहीं वर्ल्ड बैंक है, सॉरी वर्ल्ड बैंक। जो हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस बनाते हैं। ठीक है, इनको इस नाम से जाना जाता है मींस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ 30,000। एक कंपनी है प्रॉफिट ले रही है 30,000 का, कौन से ईयर में? 2014 से 15 में। उसकी मार्जिनल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दे रखी है 8 और 10 रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें मार्जिन ऑफ MOS निकालना है। तो इसके लिए MOS निकालने के लिए सबसे हमें क्या इंपॉर्टेंट है? PV रेशियो को पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है? हमें दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और साथ में सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो इससे हमें क्या निकलेगा? पीवी रेशियो मिल जाएगा आराम से। तो इसको सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी सेलिंग प्राइस दे रखी थी 10 और इसमें से वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 8 जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, और उसको जब 10 से डिवाइड कर देंगे, जो यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है, तो कितना आएगा? 20%। हमारे पास पीवी रेशियो आ गया। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना इजी होगा। हमारे पास प्रॉफिट हमें दे रखा है 30,000 का उस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, और हमें पीवी रेशियो हमारा निकला 20%। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? 1,50,000। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ पे? फोर्थ। ओके, 1,50,000। नाउ
113, a group of firms in an industry following the same and similar strategies are called. देखिए कुछ कहते हैं इंडस्ट्री में क्या कुछ फर्म्स हैं और ऑलमोस्ट सभी क्या करती है सेम और सिमिलर स्ट्रेटेजीज यूज करती हैं, फॉलो कर रही हैं, तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं, बेंचमार्किंग ग्रुप कहते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस बोलते हैं, या कोर कॉम्पिटेंसी ग्रुप बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेटेजिक ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द मार्जिनल ग्रिड डेवलप्ड बाय द, जो हमारे देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मार्जिनल ग्रिड किसने दी थी, तो ये किसने दी थी? ब्लेक एंड माउंटेन ने दी थी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मॉर्टन और ब्लेक ये नाम आता है और इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था। तो अ मेजर हु, तो ये इसने क्या पूछा है? एक मार्जिनल ग्रिड जो दी थी ब्लेक और मॉर्टन ने, उसके अंदर मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर जो हैज हाई कंसिडरेशन ऑफ द प्रोडक्शन, जो किस पर ध्यान देता है? कंसिडरेशन उसका प्रोडक्शन पे ज्यादा है, लेकिन पब्लिक पर, मतलब जो वहां पे एम्प्लॉइज है उस पर कम है, तो उसको क्या कहेंगे? वो इनमें से कौन सा होगा? किस तरह का मैनेजमेंट होगा उस अकॉर्डिंग टू इस ग्रिड के? तो राइट ऑप्शन क्या है उसका? चलो मैं आपको एक बार पहले इसका कॉन्सेप्ट दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है जो ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था। इधर आपके दे रखे हैं कि एक लीडर होता है, कितना कंसर्न करता है पीपल पर, ये वाई एक्स पर ले रखा है इन्होंने, और इधर एक्स एक्सिस पर दे रखा है प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस पे दे रखा है प्रोडक्शन, इन्होंने कुछ इस तरह से लिया था। यहाँ पे प्रोडक्शन, मतलब ये प्रोडक्शन को इंडिकेट करता है, मतलब ये लो है, लो से इधर ऊपर की तरफ हाई जा रहा है पीपल का कंसर्न, और इधर प्रोडक्शन यहां से इधर की तरफ हाई जा रहा है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिएगा टास्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर 9 जो है हमारा एक्स एक्सिस पे, मतलब प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देता है, और 1 किस पे है? वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये क्या किस पर कम ध्यान दे रहा है? पीपल पर। तो इस तरह के मैनेजमेंट को, इस तरह के लीडरशिप को क्या कहते हैं? टास्क मैनेजमेंट। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? थर्ड। फोर्थ मैंने यहाँ पे कट कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमारा थर्ड इसके ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 115, उरुग्वे राउंड परटेन्स टू, जो हमारा उरुग्वे राउंड हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वो किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। तो WTO से, IMF से है, गैट से है, तो किससे है वो? उसमें हुआ क्या था एक्चुअली? गैट मतलब डिसोल्व करके WTO बना दिया गया था, तो WTO ये इससे संबंधित है। ओके, नाउ 116, नीड सिस्टम इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट इज रिलेटेड टू, जो हमारा नीड सिस्टम है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में, मतलब हमारे किसकी बात करते हैं? कैपिटल मार्केट की बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में नीड सिस्टम किससे रिलेटेड है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, या ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया से, या फिर मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज से? तो नीट का नाम किससे रिलेटेड है हमारा, किससे संबंधित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। 117, इन द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर गिवन बाय द फिलिप कोटलर ने कंज्यूमर बिहेवियर दिया था, मॉडल दिया था। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग स्टिमुली, कह रहा है इनमें से मार्केटिंग स्टिमुली को कौन क्या करता है? स्टिमुली करता है। क्या प्रोडक्ट चॉइस है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, कंज्यूमर नीड एंड वांट्स है, या फिर बायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो देखिए इनके जो हमारे फिलिप कोटलर थे, उनके कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल के अकॉर्डिंग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 118, when a company offers new product in the existing market the strategy is known as, एक कंपनी नया प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में, तो वो मार्केट में नई स्ट्रेटेजी लेके आएगी डेफिनेटली, तो उस स्ट्रेटेजी को क्या कहेंगे? एग्जिस्टिंग मार्केट, ऑलरेडी उसका मार्केट में नाम है, नए मतलब प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, क्या कहेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो एग्जिस्टिंग मार्केट में है। नाउ द 190, कॉस्ट काउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, जो हमारी कॉस्ट काउंटिंग है कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉस्ट काउंटिंग करने के, तो कहता है वो कौन कौन से हैं और इनमें से कौन सा नहीं है ये बताया। तो कॉस्ट काउंटिंग किस किस में हेल्प करती है? हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को जानने के लिए, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, जो हमने सोल्ड किया उसकी कॉस्ट जानने के लिए,
इन्वेंट्री की वैल्यू को, लेकिन वो कैश फोरकास्ट नहीं करती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ। 120 हियर, परचेज्ड मशीनरी, एक मशीनरी थी 1 लाख रुपए की, एंड इश्यूड अ चेक, एक चेक दिया उसके लिए। इन दिस सिचुएशन विच अकाउंट विल बी डेबिट। देखिए हमने जब मशीनरी खरीदी तो हमारे पास मशीन आई और हमारे पास एसेट इंक्रीज हुई। अगर एसेट जो हमारी ये होती है वो किस नेचर की होती है? डेबिट नेचर की होती है। जब एसेट इंक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? इसमें डेबिट कौन होगा? ऑब्वियसली मशीन अकाउंट होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू चेक दिया है तो बैंक अकाउंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121, फैक्टर्स दैट इफेक्ट कंज्यूमर बाइंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स। कह रहा है वो कौन से फैक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे किसी भी कंज्यूमर की बाइंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न को। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्निकल या पॉलिटिकल। देखिए ये तो हो ही नहीं सकते। किसी कंज्यूमर की बाइंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न पे उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो उसका फैक्टर्स हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। नाउ 123, the oligopoly model in which the businessman assumes that the competitors' output are fixed and stimulously decide how much to produce। कहता है वो कौन सा मॉडल हम यूज करते हैं जिसके अंदर क्या दिया गया था, क्या अज्यूम करके चलता है। एक जो मार्केटर होता है वो अज्यूम करके चलता है, मतलब उसको पता है कि जो सामने उसका कॉम्पिटिटर है उसका आउटपुट फिक्स है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना आउटपुट को, अपने प्रोडक्शन को डिसाइड करता है। तो ऐसा मॉडल, ऐसा किस मॉडल में होता है? ऐसी अजम्पशन कौन सी मॉडल में होती है? तो क्या होती, कौन सी में होती है माय डियर फ्रेंड्स? कोरनोट ओलिगोपोली मॉडल में। ठीक है, ऐसी अजम्पशन हम किस में अज्यूम करके चलते हैं? ये कोरनोट ओलिगोपोली मॉडल में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 124, according to Hersey and Blanchard's situational approach to leadership, the participating style of leadership has। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हमारे हर्से और ब्लैंचार्ड थे, इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि जो लीडरशिप होती है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है इस प्रिंसिपल के स्टाइल का नाम पूछा है तो कह रहा है द पार्टिसिपेटिंग स्टाइल ऑफ द लीडरशिप हैज। कौन कौन सी हो सकती है? तो क्या होती है? सिचुएशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? डायरेक्ट जाएंगे हम, इसको थोड़ा मैं समझाऊंगी यहाँ पे। लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप ओरिएंटेड। टास्क कम लेकिन रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देता है, मतलब काम यहाँ पे कम होगा लेकिन जो हमारे इंप्लॉइज होंगे उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब वो लीडर, ऐसा लीडर जो पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है एज कंपेयर टू टास्क। तो इसको क्या कहते हैं? स्पोर्टिव। इस तरह का जो लीडर होता है वो स्पोर्टिव होता है। तो इन्होंने कुछ सिचुएशन लीडरशिप मॉडल कुछ इस तरह से दिया था हर्से ने, जिसमें देख सकते हैं जो स्पोर्टिव बिहेवियर होता है इधर ऊपर की तरफ हाई होता है और यहाँ पे डायरेक्टिव बिहेवियर है। तो देखिए इसमें देखिए डेलीगेटिंग होता है, स्पोर्टिव होता है, कोचिंग होती है और डायरेक्टिंग होती है। जब स्पोर्टिंग की बात है, स्पोर्टिंग में लो डायरेक्टिव होते हैं लेकिन हाई स्पोर्टिव बिहेवियर होता है। मतलब इसके अंदर जो स्पोर्टिव होता है उसके अंदर लीडर होता है वो पीपल पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, उन पे ज्यादा कंसर्न रखता है। तो राइट ऑप्शन हमारा एज आई टोल्ड यू कौन सा होगा? थर्ड होगा। नाउ नेक्स्ट इज 125, writing off lost capital is one of the ways in which the share capital can be। हमें राइटिंग ऑफ करनी है लॉस्ट कैपिटल। हमारी कैपिटल थी, लॉस हो गई, लॉस्ट है, उसको राइटिंग ऑफ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हमारे शेयर कैपिटल को ऑल्टर करके, रिड्यूस करके या कन्वर्ट इनटू रिजर्व कैपिटल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हम रिड्यूस करके उसको राइट ऑफ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज 126, Which one is not the component of credit policy। जो हमारी क्रेडिट पॉलिसी होती है उसका एक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? मतलब 3 तो यहाँ पे हैं लेकिन एक नहीं है। तो टर्म ऑफ द सेल बिल्कुल है, क्रेडिट एनालिसिस भी है, कलेक्शन ऑफ द पॉलिसी है, लेकिन मार्जिनल रेट नहीं है। एक बार इसको देख लीजिएगा, हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं क्रेडिट पॉलिसी के? टर्म ऑफ द सेल, कि भाई आप क्या सेल कर रहे हो, क्या सर्विस दे रहे हो या गुड दे रहे हो, कैश पे दे रहे हो या फिर क्रेडिट पे दे रहे हो, यही तो होता है।
कि भाई आप एक ने आपने क्रेडिट पॉलिसी ऐसी बना रखी है, हमें क्रेडिट पे देना ही नहीं है अपना माल, सिर्फ कैश पे देना है, या फिर 50% 20% इस तरह से कुछ अपनी प्रिंसिपल्स अपने पॉलिसी बना रखी है, तो होती है टर्म ऑफ सेल कि आप कैसे सेल करेंगे। नाउ द क्रेडिट एनालिसिस, अब आप किसमें डिफरेंस कर रहे हो, ऐसे कस्टमर जो पे कर देते हो, ऐसे कस्टमर जो पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्रेडिट को एनालाइज करेंगे आप। कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है, कलेक्शन पॉलिसी में आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ द कलेक्टिंग, भाई आप पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह के आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं कलेक्शन करने में, ठीक है। तो इस तरह से जो मार्जिनल रेट है वो इसका आंसर नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 127 The systematic collection, evaluation and the organization of information about job is called। कह रहा है हम सिस्टमेटिक कलेक्शन कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, किसका, जॉब्स का। जॉब से रिलेटेड किसी भी जॉब से या जॉब्स से रिलेटेड कोई भी कलेक्शन करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, तो किससे रिलेटेड होता है, जॉब इवेल्युएशन से, एनालिसिस से, डिस्क्रिप्शन से या स्पेसिफिकेशन से। तो किससे रिलेटेड होता है, जॉब एनालिसिस से। और जॉब एनालिसिस के ये दोनों पार्ट होते हैं, ठीक है, जॉब डिस्कशन और जॉब स्पेसिफिकेशन। इवेल्युएशन में हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि एक जॉब को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और किसको कितनी वर्थ है ये देखते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 सोर्स ऑफ पावर डिपेंड्स ऑन फियर एंड थ्रेट्स एंड पनिशमेंट। आप किस तरह का पावर यूज कर रहे हो, फियर का मतलब किसी को डराकर, धमकाकर या पनिशमेंट देकर, तो इस तरह की पावर को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोर्सिव पावर, मतलब किसी को परेशान करके, इसको हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे उत्पीड़क शक्ति, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 129 टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड seeing that they do it to the best of the ability। एक लोगों को ये बताना कि आपको क्या करना है और वो जो कर रहे हैं उस काम को अपने बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, मतलब अपनी जो उनकी योग्यता है उसका अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मोटिवेशन कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, अप्रेजल कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, डायरेक्शन, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हो कि आपको करना क्या है, तो आप डायरेक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, फोर्थ। Question 130 The error of rejecting a true null hypothesis is known as। स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है जब हमारा हाइपोथेसिस ट्रू होता है लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो किस तरह का एरर होता है, क्या टाइप 2 में आता है, टाइप 1 में आता है, टी टेस्ट आता है या स्क्वायर टेस्ट आता है। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा उसका, टाइप 1, जब हमारा ट्रू होता है और उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो उसको एरर 1 कहते हैं। नाउ 131 डैश इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट अ फर्म कैन अचीव विदाउट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग ऑफ एनी। जब कोई फर्म बाहर से कोई भी डेप्ट नहीं लेती है और केवल अपने इंटरनल स्ट्रेंथ से ही मैक्सिमम ग्रोथ पा लेती है तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी स्ट्रेंथ होती है वो, कि सस्टेनेबल होती है, इंटरनल होती है, एवरेज होती है या फिर इंटरनल ग्रोथ रेट होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, इंटरनल रेट, इंटरनल ग्रोथ रेट। नाउ which among the following is not on of the famous committees appointed by the financing examining credit limit for the commercial banks in the respect of working capital requirement। कहता है इनमें से जो नीचे दी गई हैं इनमें से वो कौन सी कमेटी बिलोंग नहीं करती है, किससे, कुछ कमेटीज बनाई गई थी जिन्होंने टाइम टू टाइम एग्जामाइन किया था हमारे क्रेडिट लिमिट्स को, किसकी लिमिट्स को, कमर्शियल बैंक्स की, किसके रेस्पेक्ट में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के। तो वो कौन सी है कमेटी जिसने इस पर काम नहीं किया, तो केबी ने किया था, केबी कमेटी ने किया था, वीटी कमेटी ने किया था, लेकिन एसएस व्यास कमेटी ने नहीं किया, प्रकाश टंडन कमेटी ने भी इस पर काम किया था। Now 134 a program to achieve workers attitude about quality by stressing error free performance। कहता ऐसा प्रोग्राम अपने फर्म में चलाना जिसमें हम वर्कर्स का ऐसा एटीट्यूड बनाए कि वो बिना किसी, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दे बिना किसी
मिस्टेक किए या फिर कोई एरर किए प्रोडक्शन के अंदर, मतलब प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन विदाउट एनी एरर, तो क्या सिक्स सिग्मा बोलते हैं उसको, या फिर 360 डिग्री बोलते हैं, जीरो डिफेक्ट्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। तो डेफिनेटली जब हम एरर फ्री कर रहे हैं तो हम जीरो डिफेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि अपने वर्कर्स का एटीट्यूड ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर वो बिना किसी मिस्टेक के हमारी क्वालिटी को मेंटेन रखे। नाउ द 135 which curve shows the relationship between the tax rate and the amount tax revenue collected। कहते वो कौन से कर होगी जो रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में, टैक्स रेट के और टैक्स रेवेन्यू के बीच में। क्या उसको लेफर कर बोलते हैं, प्रोडक्शन कर बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, टैक्स रेट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लेफर कर। ठीक है, लाफर या लेफर भी बोलते हैं इसको, तो लेफर या लाफर कर। तो इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से होती है, इधर हमारे होते हैं टैक्स रेवेन्यू और इधर होती है टैक्स रेट, मतलब एक्स एक्सिस पे टैक्स रेट, किस जो हमने टैक्स लगाया उसके रेट के अकॉर्डिंग कितना हमारे पास टैक्स जनरेट हुआ, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट किया गया, तो ये लेफर कर होती है। नाउ 136 a dash declares that any contrary or in excess of scope of the activity of the company will be the null, void and not binding on the company। कहता कुछ इस तरह से डिक्लेयर कर देना, क्या कि भाई जो कंपनी है वो उसने अपनी MOU के अंदर, MOA के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो लिमिट्स बना रखी, जो बाउंड्रीज बना रखी कि भाई इससे बाहर हम काम नहीं करेंगे, तो किस में आता है, उस टर्म को क्या कहते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इलीगल बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो वो अपने लिमिट से बाहर नहीं जा सकती हैं, अपनी बाउंड्री से बाहर जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, तो क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में देखिए, एनी एक्ट ऑफ डन बाय द कंपनी which is neither authorized by the object nor by the company's act, that act called ultra virus। मतलब इसमें ना तो वो किसी कंपनीज एक्ट में आएगा और ना ही वो अथोराइज्ड है कंपनी से। ठीक है, एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी इज वॉइड एंड कैन नॉट बाइंड द कंपनी। और जो भी अगर मान लीजिए एम्प्लॉय ऐसा कोई काम करता है तो कंपनी उसके लिए कोई लायबल नहीं होगी, क्योंकि वो उससे बाहर काम खुद तो कर नहीं सकती, उसके एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो एम्प्लॉय अगर ऐसा काम करते हैं तो कंपनी इसके लिए कोई बाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज 138 द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट एन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटर रेफर टू। कि ऐसी प्रैक्टिस करना, मतलब ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है उससे रिलेटेड, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड्स के रिलेटेड टर्म है, जिसके अंदर जो ऐसी इंटेंशन रखना जिसके अंदर हम अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली जो हमारे कॉम्पिटिटर का प्राइस है उससे कम प्राइस रखेंगे हम, तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग को क्या कहते हैं, क्या उसको लॉस लीडर प्राइसिंग कहते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग, कि हम अपने कॉम्पिटिटर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। Which among the following is the statistical measure that indicates peak of distribution? कहता है इनमें से कौन सा स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन का पीकनेस बताता है, स्क्यूनेस है, कोरिलेशन है, मीन है, या फिर क्यूर्टोसिस है। तो इसका एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जस्ट होल्ड ऑन हियर, ये हमारी कुछ जनरल फॉर्म होती है क्यूर्टोसिस की, ये इनका पीक फॉर्म होता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कुछ इस तरह की कर्व्स होती है। जो ये होती है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव होती है ये प्लेटिंग क्यूर्टिक, मतलब इनका नाम भी आ सकता है। और ये जीरो होती है जिसको बोलते हैं मीजोक्यूर्टिक, और ये जो पॉजिटिव होती है जो सबसे ऊपर पीक पे जाती है उसको कहते हैं लैप्टोक्यूर्टिक। ये क्यूर्टिक्स के क्यूर्टोसिस के फॉर्म्स हैं, इस तरह की कर्व्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140 which among the following is not the characteristic of a zero base budgeting। कहते हैं जो हम जीरो बेस बजटिंग बनाते हैं, मतलब हम ऐसा बजट बनाना कि बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, तो उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्या वो फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल होता है।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो बनाए इसीलिए जाता है कि बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे तो जो एम्प्लॉइज हैं वो मतलब वेस्टेज नहीं करेंगे। या एंड मोर इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल, क्या ये मोर इफेक्टिव होता है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक्स, ये इसके पीछे टारगेट ओरिएंटेड टेक्निक्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट इज 141, सिस्टम यूज्ड टू डिटरमाइन अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी सक्सेस। एक ऐसा सिस्टम यूज करना जो डिटरमाइन करे अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी सक्सेस। मतलब हम अपने बिजनेस को कितनी अट्रैक्टिव बनाए कि लोग भाई कस्टमर उसके पास आए, और कस्टमर आएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस भी होगा। तो कौन सा सिस्टम होता है? क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है, मार्केट पोटेंशियल है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन या मार्केटिंग चैनल है? तो जब हम ऐसा सिस्टम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए कि हम अट्रैक्टिव भी बनाए अपने बिजनेस को और सक्सेस भी बनाए, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी किसको देख रहे हैं? सक्सेस की देख रहे हैं। तो क्या है? अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस है। हम इसमें क्या करते हैं? अपनी अपॉर्चुनिटीज को उनको एनालाइज करते हैं। नाउ 142, अ प्रिंसिपल विच एंटाइटल्स द प्रोमिस टू गेट कंपनसेशन फॉर द वर्क डन। एक ऐसा प्रिंसिपल जो अधिकार देता है किसके लिए? ये प्रोमिस करने के लिए जो आप काम करोगे उसके लिए आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो कौन सा है वो? क्वांटम मेरिट है, कंसिडरेशन है, परफॉर्मेंस है या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? तो उसको क्या कहते हैं? क्वांटम मेरिट। नाउ 143, individuals who reports unethical practice by their employers to the outsider are called। एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा एम्प्लॉय जो रिपोर्ट करता है किसको? अगर कोई उसका एम्प्लॉयर है जिसमें वो काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयर उसका ओनर या फिर जो भी बड़ा अधिकारी उसके बारे में लोगों को बताता है बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, ये बताता है कि भाई जो हमारा एम्प्लॉयर है वो गलत काम कर रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है। तो उसको क्या कहते हैं? ट्रस्ट प्रोस्पेंसिटी बोलते हैं, वर्क टीम बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं, विशल ब्लोवर्स बोलते हैं। तो उसको विशल ब्लोवर बोलते हैं। आप लोग अगर यूट्यूब देखते होंगे, उसके अंदर एक आता है बीइंग बीस्ट करके, बीइंग बीस्ट, फ्लाइंग बीस्ट, सॉरी, फ्लाइंग बीस्ट करके है, जिसमें तनेजा है, मिस्टर तनेजा, गौरव तनेजा। उन्होंने एक चाइना की एक एयर एशिया करके कंपनी थी जिसमें वो पायलट थे, उसमें काम करते थे। उन्होंने विशल ब्लोइंग की क्या करके कि भाई उनका बताया वो कुछ अनएथिकल वर्क कर रहे हैं, मतलब कोरोना से रिलेटेड वो ज्यादा वो नहीं कर रहे, मतलब सावधानियां नहीं बरत रहे। इसकी वजह से उनको जो भी अपनी मतलब हाथ धोना भी पड़ा, और साथ में उस इंडस्ट्री में उसको काम भी नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? विशल ब्लोवर्स। नाउ 144, the selection based on the some criteria from two or more possible alternative is। आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव है, उनमें से एक ऑल्टरनेट को इनमें से चूज करना, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या प्लानिंग कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, डिसीजन मेकिंग कहेंगे? डेफिनेटली आप क्या कहेंगे? उसको डिसीजन मेकिंग, क्यों? डिसीजन कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं आप यहाँ पे। तो 147, which ratio is calculated to know the extent of the outsider funds and shareholders fund in acquiring the assets of the firm। कहता है ऐसा रेशो जिसको यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, किसको जानने के लिए कि भाई हमने हमारे जो ओनर्स है उनका, और साथ में मतलब उनको जानना कि भाई हमारे जो कितने हमने बाहर से पैसा उठाया, कितना हमारे पास खुद का पैसा है, तो उसको जाना। उस रेशियो को क्या कहते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो बोलते हैं, न्यू वर्थ रेशियो बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड रेशियो बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है उसका? डेब्ट और इक्विटी देखते हैं कि बाहर से हमारा कितना पैसा लगा हुआ है और हमारे जो ओनर है, इक्विटी है, वो कितनी है। ठीक है। नाउ 146, an agreement between two parties exchange a series of future cash flow is called। कहता एक ऐसा एग्रीमेंट बना देना किनके बीच में? दो पार्टीज के बीच में, जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में अपनी जो फ्यूचर में जो फ्लो होगी कैश की उसको एक्सचेंज करेंगे, मतलब पहले से डिसाइड कर लेते हैं किस रेट पे करेंगे, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, स्वैप बोलते हैं, या प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? स्वैप बोलते हैं। थोड़ा देख लीजिए स्वैप क्या होते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, काउंटर पार्टीज होती है जो एक्सचेंज करती है कैश फ्लो इन द फ्यूचर।
टर्म लाइक दैट डेट, उसमें डेट फाइनल होती है, किस डेट पे करेंगे, और भाई कैश फ्लो कब पे किया जाता है, करेंसी इन विच टू बी पेड, और कौन सी करेंसी यूज की जाएगी, भाई डॉलर है, मतलब मनी हो सकता है रुपए को हम किस में एक्सचेंज कर रहे हैं, पॉन्ड में कर रहे हैं या फिर डॉलर में कर रहे हैं, मोड ऑफ द पेमेंट, मोड ऑफ द पेमेंट कैसे रहेगा, डिटरमाइन फाइनलाइज बाय द पार्टीज, मतलब पार्टीज ही फाइनलाइज करती हैं उसको। कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो इन्वॉल्व्स द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ वन और मोर मार्केट वेरिएबल्स, इसके अंदर एक से ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट 147, which organization structure consists the direct vertical relationship with connect the position and task of level with those above the below। कहता इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट करता है डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, पोजीशन और टास्क के बीच में, और लेवल्स। तो जब डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप बताता है वो हमारा जो कौन सा होता है, जो डाउनवर्ड चलता है, सबको पता है, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, वो हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, भाई डायरेक्ट हमारे जनरल मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, फोरमैन होंगे, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट फ्लो हो रहा है पावर का यहाँ पर, ठीक है। ऐसे इसके भी नीचे इस तरह से फ्लो होंगे, इस तरह से यहाँ पे फोरमैन और उसके सुपरवाइजर वगैरह होंगे। तो ये किसके कौन सा स्ट्रक्चर होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ 148, entering foreign marketing by joining with foreign companies to produce market a product or service। कहता हम एंटर करते हैं किसके अंदर, मार्केट में, नई मार्केट है किसी दूसरी कंट्री में, किससे, कि दूसरे कंपनी के साथ हम मिलकर कुछ प्रोड्यूस करें, सर्विस दें, उसको लाइन एक्सटेंशन बोलते हैं, जॉइंट वेंचरिंग बोलते हैं, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं या एक्सपोर्टिंग बोलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इसको जॉइंट वेंचरिंग बोलते हैं। लाइक मारुति के साथ सुजुकी काम कर रही है, जापानीज कंपनी, ये क्या होती है, जॉइंट वेंचरिंग, मतलब वो मार्केट के बारे में नहीं जानता, लेकिन पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी उनके साथ आया और दोनों मिलकर काम करने लगे, तो उनका बिजनेस क्या एक्सपेंड हो गया, वो दूसरे देश में काम करने लग गए, तो इस तरह से क्या हो गया, एक जॉइंट वेंचरिंग हो गई। नाउ 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है, क्या एडवर्टाइजमेंट है, या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट है, एम्प्लॉइज रेफरल है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। तो देखिए आप डायरेक्ट जाके कैंपस में रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, रेफरल अपने एम्प्लॉय से ले रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले, तो वो तो डायरेक्ट में आ गए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है, इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। 150, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, माइनस कर रहे हैं हम किसको, रिस्क फ्री रेट इज नोन एज, जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, उसमें से माइनस कर रहे हैं रिस्क फ्री रेट, उसको क्या कहेंगे, क्या रिस्क फ्री एसेट्स बोलेंगे, रिस्क प्रीमियम बोलेंगे, सेल रिस्क बोलेंगे, या फिर रिस्क गवर्नेंस बोलेंगे। तो डेफिनेटली हमारा रिस्क प्रीमियम बच जाएगा आपके पास, तो ये क्या होगा, राइट ऑप्शन इज सेकंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।